सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग पार्टनरशिप के बारे में देख रहे थे। हमने ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है इसके ऊपर चर्चा चालू किए थे। हमने देखा था एक केस हुआ था कॉक्स वर्सेस हिकमैन का, जिसमें बताया गया था अगर सब चीज़ें मौजूद हैं, एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स भी हैं, बिजनेस भी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी है, लेकिन अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो यहाँ पार्टनरशिप नहीं होती। ये हमने समझा था। वही टॉपिक को हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं। रिवाइज ही होगा, तो इसीलिए मैं फिर से रिवाइज नहीं करा रहा, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो पार्टनरशिप के हमने डेफिनेशन पढ़े थे। So partnership is a relationship between the persons who have agreed to share the profits arising out of a business carried on by all or any of them acting for all। ये हमने समझा था। कितना पढ़ लिया मजाक मजाक में बस। हमने यहां तक पढ़ा था। अब कुछ और केसेस जिसमें पार्टनरशिप नहीं है, जो दिख रहे हैं पार्टनरशिप जैसे, वहां भी रिलेशन दिखते हैं बट वहां भी पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि अगेन वही मेन चीज इसमें मिसिंग है, म्यूचुअल एजेंसी। जैसे कि ये पहला एग्जांपल वही है, सेम कॉक्स वर्सेस हिकमैन जैसा। क्रेडिटर्स ने अगर एग्री किए कि हम भी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ले लेंगे इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू का मतलब होता है बदले में, इन ल्यू ऑफ बदले में, इंटरेस्ट एंड पार्ट पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, कि जो भी तुम ईएमआई भर रहे हो, पैसा देना है हमको, तो पैसे को हम थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट शेयरिंग करके ले लेंगे। ये भी एक प्रकार का शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है। बट यहाँ पे क्या क्रेडिटर अपने कार्य से प्रोप्राइटर को बाइंड कर सकता है क्या? तो आंसर इज नो, एंड हेंस देयर इज नो पार्टनरशिप। उसी प्रकार से एन एम्प्लॉय गेटिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, कई बार एम्प्लॉय को शेयर ऑफ प्रॉफिट्स दिया जाता है एज रेम्यूनरेशन, कि तुम अगर इतना हमारा प्रॉफिट करा देते हो तो हम तुमको 5% ऑफ द प्रॉफिट का कमीशन पे करेंगे। तो ये भी 5% ऑफ प्रॉफिट एग्री किया गया है। ऐसे केस में भी पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय अपने कार्य से बाइंड नहीं कर सकता है पूरे फर्म को या एजेंट को, सॉरी प्रिंसिपल को। तो यहाँ पे अगर एम्प्लॉय है, अगर यही एजेंसी क्रिएट हो जाएगी तो पार्टनरशिप हो जाएगा। बट वो सिंपली एक एम्प्लॉय है, उसको बोला है कि भाई तुम हमको लोग लेके आओ, उनका मार्केटिंग वगैरह करो, हम उनको गुड्स बेचेंगे। उसको बेचने बेचने का अधिकार नहीं है, बाइंड करने का राइट नहीं है। ऐसे केस में अगेन देयर विल बी नो पार्टनरशिप, बिकॉज देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स गिवन टू वर्कर्स एज बोनस, बोनस भी एक प्रकार का शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है। हम जो भी पैसा कमाते हैं उसमें हम 20% समझो बोनस बांट रहे हैं। अब बोनस भी एम्प्लॉयज को दे रहे हैं और वो भी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के नेचर का ही है। तो यहां पे भी लेकिन पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि वर्कर्स अपने कार्य, उसी प्रकार से शेयर ऑफ प्रॉफिट्स गिवन टू द विडो और चिल्ड्रन ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज यानी जो बीमार है, नहीं डिसीज्ड यानी जो गचक गया, डिसीज्ड जो गचक चुका है। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके अकाउंट्स कभी कभी सेटल नहीं होते हैं। जनरली आप देखोगे, आप अकाउंटिंग में देखोगे कि डिसोल्यूशन होता है या डेथ होती है तो हम उसको पैसा दे देते हैं, लेकिन इतना पैसा कई बार हमारे पास हो ये संभव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे फर्म में से हम पैसा निकाल के दे देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं हमारे एसेट्स में लगा हुआ है पैसा। तुरंत एसेट नहीं बेच सकते। इसीलिए आप आपके क्वेश्चंस में देखते हो घर से पैसा लेके आ रहे हैं, जैसे ए बी सी पार्टनर है, सी की डेथ हो गई तो ए और बी घर से पैसा लाएंगे। बट अब मेरे जैसे गरीब लोग होंगे तो घर पे भी इतना पैसा थोड़ी होता है, तो हम लोग तो गरीब लोग हैं। तो ऐसे केस में कभी कभी क्या होता है, हम अभी पैसा दे नहीं पा रहे। समझो दिशा की डेथ हो गई, हम उसको पैसा नहीं दे पा रहे उसके घर वालों को, तो हम लोग क्या एग्री करेंगे कि एक काम करते हैं, उनके जो लीगल हेयर्स हैं उनको हम लोग कुछ पैसा थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे, जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें से हिस्सा देंगे। जब तक हम ये उनके अकाउंट सेटल नहीं कर देते तब तक हम प्रॉफिट्स देते रहेंगे। बट यहां पे भी उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, क्या वो अपने कार्य से हमको बाइंड कर पाएंगे क्या? आंसर इज नो। और इसीलिए यहां भी म्यूचुअल एजेंसी इज मिसिंग एंड देयरफॉर देयर विल बी नो पार्टनरशिप। वही दिया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू विडो और चिल्ड्रन ऑफ द डिसीज पार्टनर एज एन्यूटी। ये भी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ही है, बट यहां पे भी पार्टनरशिप नहीं क्रिएट होती। उसी प्रकार से कभी कभी गुडविल का पैसा हम थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। गुडविल का पैसा भी
समझो हमने किसी से बिजनेस खरीदा, हम 3 जन बिजनेस कर रहे थे, हमने सोचा कि चलो बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाना है, तो हमारा एक फ्रेंड है अजय, अजय भी सिमिलर बिजनेस में जुबा केसरी बेचता है। अब हमने सोचे कि अजय का ये पूरा जुबा केसरी का बिजनेस खरीद लेते हैं, हमने खरीद लिए, गुडविल निकल के आई 10 करोड़ रुपए, एक साथ 10 करोड़ रुपए देना संभव नहीं है। हमने एग्री किया कि हम अभी तो पैसा नहीं दे रहे, लेकिन हम प्रॉफिट शेयर करते रहेंगे 10 साल तक के, भले ही तुम पार्टनर नहीं हो बट हम तुमको प्रॉफिट देते रहेंगे। यहां पे भी अजय अपने कार्य से फर्म को बाइंड नहीं कर सकता, और इसीलिए यहां भी पार्टनरशिप नहीं है, इवन दो देयर इज अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सो कई बार हम लोग उसको क्योंकि तुरंत पैसा नहीं दे पा रहे तो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। सो शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट शेयर ही है, given to the previous owner of the business as a consideration for the sale of goodwill। तो अगेन ये भी एक प्रकार का प्रॉफिट शेयर है, बट यहां पे भी पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि इन ऑल दी अबव केसेस द मेन एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप दैट इज एजेंसी इज एब्सेंट। अ क्रेडिटर और एन एम्प्लॉय या फिर विडो और चिल्ड्रन ऑफ डिसीज्ड कैन नॉट बाइंड द फर्म बाय एनी एक्ट डन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ओनली दोज हु हैव द अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म by their actions can be called as partners. Thus, the most important test of partnership is the mutual agency and authority. This is the cardinal principle, the main principle of partnership law. If this element is of mutual agency is missing, it is absent, then there will be no partnership. Even if all the other essential elements are present, but ये अगर एलिमेंट नहीं है तो हम बोलेंगे पार्टनरशिप नहीं है। सो पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है म्यूचुअल एजेंसी, और जैसा कि मैंने बताया ये सिर्फ इसी में होता है, बाकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको म्यूचुअल एजेंसी नहीं दिखती, सिर्फ पार्टनरशिप में ही ये खास फीचर प्राप्त होता है। एक और केस हुआ था सतरंजन दास गुप्ता वर्सेस दयाशरण मुर्जमुल का। सो सिंपल सा केस है, बहुत ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन दिया हुआ है आपके कोर्स में इसीलिए अपन ने रखा है यहाँ पे। सो इसमें क्या हुआ था, इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप नहीं है ये बोला गया था बिटवीन द पार्टीज। क्यों? क्योंकि उसमें कोई डिटेल ही नहीं थी, ना उन्होंने कोई एग्रीमेंट बनाया था, ना कोई रजिस्ट्रेशन हुआ था, ना कोई बैंक अकाउंट था, ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे थे जो सब लोग देख सकते हैं। तो जब उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कि मिल के काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में पार्टनरशिप नहीं रहेगी। So parties have not retained any records of the terms and conditions. That means there was no deed. Partnership business has maintained no accounts of its own. कोई इसके separate accounts नहीं थे जो inspect कर सकते हैं सब parties. No account of partnership was opened in the bank. बैंक account भी नहीं था। कोई रिटर्न इंटीमेशन नहीं कन्वे किया था टू द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट, यानी रजिस्टर्ड नहीं था। इसी का मतलब है नॉट रजिस्टर्ड एनीवेयर, कहीं भी रजिस्टर वगैरह भी नहीं कराया था। सो अगर इसमें कुछ भी चीजें मौजूद है ही नहीं तो फिर यहाँ पार्टनरशिप की बात ही नहीं आती। सो अल्टीमेटली हमको सेक्शन 6 बोलता है ऑल द फैक्टर्स टेकन टुगेदर ध्यान रखना है, सब फैक्टर्स अगर मौजूद होंगे तभी पार्टनरशिप होगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है म्यूचुअल एजेंसी। अब इसको हम दूसरे प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंपेयर करते हैं। इसके पहले मैं थोड़ा आपको कंपनी के बारे में जानकारी दे देता हूं। कंपनी क्या होती है, जो कॉमर्स वाले इनको तो पता ही होगा, साइंस वालों को थोड़ा बता देते हैं। कंपनी भी एक प्रकार का एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसमें खूब सारे लोग होते हैं जो लोग मिलके बिजनेस करने का डिसाइड करते हैं। सो कुछ फीचर्स बता रहा हूं कंपनी के। तो पहले तो बहुत सारे लोग हैं, कितने सारे? हाँ बहुत सारे, ये कितने भी हो सकते हैं, 10, 15, 20, 25, 30, 50 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, कितने भी हो सकते हैं। तो इनको हम प्यार से बोलते हैं मेंबर्स, और अगर ज्यादा प्यार आए तो शेयर होल्डर्स। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार हम लोग इंटरचेंजेबली दोनों वर्ड्स को यूज करते हैं, बट दोनों में भी फर्क होता है, समझोगे आप आगे चल के। अभी मैं फर्क वगैरह नहीं बता रहा, आप मान लो मेंबर्स और शेयर होल्डर्स एक ही हैं, ठीक है। ये लोग कौन है? दीज आर द ओनर्स ऑफ द शेयर कैपिटल। इन लोग पैसा लगाते हैं एक पर्टिकुलर व्यापार में, बिजनेस में, और एक कंपनी का निर्माण करते हैं। एक कंपनी बन जाती है जब इन लोग इसमें पूरा पैसा जमा करेंगे। पैसे लगाए जाते हैं, बदले में इनको मिलती है हिस्सेदारी, एक शेयर मिलता है इनको।
हिस्सा। ये जो कंपनी का निर्माण हो जाता है ना, तो कंपनी को एक स्पेशल फीचर प्राप्त हो जाता है, कंपनी बन जाती है एक अलग व्यक्ति विशेष। तो कंपनी एक अलग व्यक्ति मानी जाती है, आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाती है। सो कंपनी एक अलग व्यक्ति है, इसको एक स्पेशल पावर बोलते हैं हम, स्पेशल सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। सो कंपनी अलग है, उसको बनाने वाले और चलाने वाले लोग अलग होते हैं। जैसे हमने कंपनी बनाया कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड इज अ सेपरेट एंटिटी, वो एक अलग व्यक्ति विशेष है। आपका कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ है ही नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट है कैप्स के साथ। सो अगर कल चलकर कुछ गड़बड़ होती है तो हम जिम्मेदार नहीं पढ़ाए, हम छोड़ दिए बीच में ही। देख लो, कंपनी से जो लेना है ले लो, हमको क्या। ऐसा कुछ करेंगे नहीं, ऐसे मत देखो। बट एक्चुअल में कंपनी बनाने का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि वहां पे एक तो लायबिलिटी लिमिट हो जाती है, ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं, परपेचुअल सक्सेशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो हम अभी एक एक करके देखेंगे। बट ध्यान रखो, कंपनी अलग व्यक्ति विशेष है, उसमें पैसा लगाने वाले लोग अलग हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है, उसमें मैंने भी पैसा लगाया, शेयर्स खरीदा, तो मैं उसमें शेयर होल्डर जरूर हूं, मेंबर जरूर हूं, बट रिलायंस अलग है और मैं अलग हूं। सो रिलायंस अलग व्यक्ति विशेष है, मैं एक अलग व्यक्ति विशेष माना जाता हूं। सो यहां पे इनको हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सो पार्टनरशिप ऐसा नहीं होता, पार्टनरशिप इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ द पार्टनर्स। अगर 3 पार्टनर साथ में खड़े हैं तो फर्म इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी, जबकि कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी। कंपनी एक अलग व्यक्ति विशेष है, और इसी के साथ इसको एक और पावर प्राप्त हो जाती है, ये अमरत्व को प्राप्त कर लेती है, परपेचुअल सक्सेशन। सो इसको किसी के आने जाने जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलते रहती है, 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 चलते, यानी खत्म ही नहीं होती, तो चलती रहेगी। सो अब लेकिन देखो, कंपनी है एक आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट एंटिटी, लेकिन है क्या, तो अल्टीमेटली इसको हम एक आर्टिफिशियल पर्सन भी बोलते हैं, क्योंकि नेचुरल पर्सन नहीं है। आपने कभी ऐसा नहीं देखे होंगे पड़ोसी आए, अरे हमारे घर कंपनी पैदा हुई है, मिठाई लेके आ रहे, सो पैदा नहीं होती हो। आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। अब पर्सन है, आर्टिफिशियल है, तो लेकिन वो बिजनेस करती है। अब बिजनेस कर रहे हैं तो उसको किसी के थ्रू काम करना पड़ेगा। तो हम लोग अगर इतने सारे लोग इसको मैनेज करें तो पूरा केओस हो जाएगा, हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैं जाता हूं रिलायंस में, मैं बोलता हूं मैं चलाऊंगा आज कंपनी, वो पांडे जी आए वहां से, मैं भी शेयर होल्डर हूं, गुप्ता जी आ रहे हैं, सब लोग चलाएंगे, तो पूरा कचरा होने वाला है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपनी का निर्माण तो कर देते हैं, पैसा लगा देते हैं, बट इसके बाद हम लोग डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं, और ये लोग फिर इस कंपनी को चलाते हैं। इनको हम लोग इंडिविजुअली डायरेक्टर्स बोलते हैं, और कलेक्टिवली इनको हम एक नाम देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड का मतलब होता है ये जो बोर्ड है, नहीं वो नहीं, तो बोर्ड यानी कलेक्टिव एंटिटी। जब भी कलेक्टिव एंटिटी की बात होती है बोर्ड बोलते हैं हम उसको। जैसे आपने बोर्ड ऑफ स्टडीज देखा होगा, अपने इंस्टीट्यूट का बोर्ड ऑफ स्टडीज है, सो वो आपके स्टडीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते रहता है, रिजल्ट लगाना। जैसे इस बार उन्होंने सोचे खतरनाक रिजल्ट लगा देते हैं, सबको पास कर दो, धाड़ 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 सब पास। सो बहुत कम होता है ऐसा, गोल्डन चांस था बच्चों के पास। सो आप सोच के देखो, सीए फाइनल का 19% रिजल्ट लगा है बोथ ग्रुप्स, सेकेंड ग्रुप 36% रिजल्ट लगा है, फर्स्ट ग्रुप 20% रिजल्ट लगा है, यानी ओवरऑल एडअप कर लो तो लगभग 80% लोगों का कुछ ना कुछ क्लियर हुआ है, या तो फर्स्ट ग्रुप या तो सेकेंड ग्रुप या तो बोथ ग्रुप, कुछ तो भी क्लियर हुआ है। सो बहुत अच्छा रिजल्ट लग गया। सो होता है ऐसा कभी कभी। इंटर का बहुत जबरदस्त रिजल्ट लगा है, जितने देखे सबसे किसी से पूछा, अरे क्या हुआ, तू पास हो गया, अरे तू भी पास, अरे सब पास, सभी पास हो रहे हैं। बहुत बहुत कम होते हैं ऐसे रिजल्ट्स। तो वैसे मैंने बोला ही था, मैंने पिछले एग्जाम में बोल ही दिया था, इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट लगेगा, गोल्डन चांस है, और फाउंडेशन वालों को भी बोला था। सो अभी फाउंडेशन का आने का है, आप देखना उसमें भी खतरनाक रिजल्ट लगेगा। सो टाइम आने दो, बताऊंगा। तो अभी, लेकिन ये मैंने बोला ही था, पहला एग्जाम है, बहुत अच्छा आएगा और अच्छा रिजल्ट लगेगा, और बहुत अच्छा आया है।
अभी बहुत ही खतरनाक रिजल्ट लगा। अपने यहाँ से भी AIR 40 आया है एक, और बाकी बहुत लोग AIR थोड़े थोड़े मार्क्स से मिस कर जाते हैं, एक एक मार्क से फर्क पड़ जाता है। एक मार्क ज्यादा है तो AIR 39 हो जाता है, एक मार्क कम है तो 40 हो जाता है, सिर्फ एक मार्क से फर्क पड़ जाता है, तो एक एक मार्क पे रैंक लग जाते हैं। सो 470 मिले अपने यहाँ पे, तो 470 पे उसका रैंक लगा है, सो हेमंत करके। और अच्छे स्कोर भी अच्छे हैं उसके, इवन लॉ में 82 लाया है उसने, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये लॉ में इंटर में 80+ लाना यानी अति हो गया ना कुछ। सो फाउंडेशन में 80 ला लो, बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर भी फाउंडेशन में 90 लाए हैं अपने यहाँ पे बच्चे ने, सो 90 लाए यानी वो एकदम वो कोई और दुनिया का है। सो क्योंकि 90 आपको दिखेंगे नहीं, आप अगर YouTube सर्च कर लो हाउ टू स्कोर 80+ मार्क्स इन लॉ, ऐसे ही बताएंगे, वैसे तो 60+ ही बताएंगे, ज्यादातर बताएंगे हाउ टू पास। लेकिन 90+ इन्हें बहुत अति मार्क्स हो जाते हैं। तो फिर भी मेरे को अब उम्मीद है उसने, क्योंकि ओल्ड कोर्स में लाया था 90+, और अब न्यू कोर्स जो है ज्यादा टेक्निकल है, अब 90+ ज्यादा संभव लगते हैं। उस टाइम संभव भी नहीं लगते थे फिर भी लाया, अब तो पॉसिबल है, अब आप ला सकते हैं, तो ट्राई कर सकते हैं आप। किसी ने लाया है, ये नहीं एक बेंचमार्क तो सेट हो गया, आप कर सकते हैं वो चीज, किसी ने तो किया है, दैट मीन्स आप भी वो कर सकते हैं। सो ट्राई कर सकते हो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ये बहुत हद तक के संभव है। 60+ तो बहुत लोगों को मिलते हैं, मैं तो रिकॉर्ड भी नहीं रखता अब 60+ का, क्योंकि इतने लोगों को 60+ मिलते। पहले जब नया नया आया था बहुत लगता था अरे एग्जम्पशन 60+ मिले इसको, उसको लिस्ट बनाता था पूरी। फिर बाद में सोचा ठीक है 60+, अब इतने लोगों को मिल जाते हैं। सो बहुत होते हैं 60+, वो भी मुश्किल होते हैं बट बहुत लोगों को मिल जाते हैं। सो आप भी खुद ही देखोगे ना, अपने यहाँ का रिजल्ट थोड़ा एक ज्यादा अच्छा लगता है। आप देखना फाउंडेशन में, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, इंटर में जब आप जाओगे आप बोलेंगे अरे तू भी तू भी तू भी तू भी, सब दिखेंगे, सब पास हो गए, यानी ज्यादातर लोग। तो अगर ओवरऑल रिजल्ट समझो 20% लग रहा है तो अपने यहाँ 40% बच्चे पास होंगे। सो अपने यहाँ का ज्यादा बेटर रिजल्ट रहता है हमेशा, सो लगभग डबल ही लग जाता है। तो इस बार भी अपने 40+ इंटर के बोथ ग्रुप्स पास हुए हैं। सो बोथ ग्रुप पास होने वाला ओवरऑल रिजल्ट अगर 19% है, और अपने यहाँ 40 के ऊपर जा रहे हैं, 100 कुछ 15 बच्चे थे शायद, 109 या 115 थे इंटर में लाइव क्लास में। बाकी ऑनलाइन तो अलग ही गिनते, वो कैप्स के रोल में नहीं आते, वो हमारे जो वीडियो जाते हैं अलग, वीडियो खरीदते, वो सब अलग ही है, वो इन स्टैट्स के बाहर है, तो वो भी पास होते हैं बहुत सारे बच्चे, तो वो अलग हो गए एडिशनली। लेकिन जो कैप्स में यहाँ लाइव में बैठे हुए होते हैं उनमें से अपना 40-45% रिजल्ट आ जाता है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है बोथ ग्रुप का। इंडिविजुअल ग्रुप तो बहुत लोग निकल जाते हैं फिर, तो अच्छी बात होती है। तो इसीलिए आप देखोगे आपका भी रिजल्ट आएगा तब आपको दिखेगा अरे ये भी पास हो गया, वो भी पास हो गया, सब पास हो गए, तो ये क्या रह गया, सभी पास होते। तो ये सिर्फ अपने यहाँ दिख रहा है आपको, बाहर आप देखोगे तो सब पास नहीं होते। सो वो रहता है, एक फर्क पड़ता है, स्टैटिस्टिक्स का, नंबर्स का खेल है। तो आप अगर प्रोबेबिलिटी देखोगे तो हाँ, प्रोबेबिलिटी से ऐसा हो सकता है कि कोई एक बहुत बड़े लेवल पे पढ़ा रहा है, उसके 1000 स्टूडेंट्स हैं, अब 1000 में से 10% भी पास हुए तो 100 दिखेंगे बोथ ग्रुप। अपने यहाँ 100 है अगर यहाँ पे, और 100 में से अगर 20% भी पास हुए तो कमी 20 ही दिखेंगे। तो वो प्रोबेबिलिटी का खेल हो सकता है कई बार, लेकिन परसेंटेज वाइज देखोगे आप तो अपना हमेशा अच्छा रहा है रिजल्ट, तो एकदम खतरनाक लेवल पे जाते हैं बच्चे, और रैंक वगैरह भी लाते ही हैं। तो फाउंडेशन में तो नहीं लगता अफसोस, नहीं तो पहले एक जमाने में फाउंडेशन में भी AIR लगता था, फिर बंद कर दिया इन्होंने, अरे बहुत लोग पास होते, कहाँ ऑल इंडिया रैंक, फिर बंद कर दिया। अब शायद न्यू कोर्स में लगाए, पता नहीं, ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया है उन्होंने, बट फाउंडेशन में अब रैंक नहीं लगता था, शायद न्यू कोर्स में लग सकता है, देखते हैं। चलो खैर वापस आते हैं हम। सो बोर्ड की बात कर रहे थे, बोर्ड ऑफ स्टडीज, जैसे बोर्ड ऑफ स्टडीज है वैसे यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज यानी क्या, कलेक्टिवली जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ लोग वहां बैठे हैं, इसीलिए कलेक्टिव एंटिटी है तो बोर्ड बोल दिया, तो बोर्ड ऑफ स्टडीज। वैसे हम भी बोर्ड ऑफ स्टडीज हैं, पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, वी आर बोर्ड ऑफ स्टडीज, बोर्ड। कुछ लोग बोरिंग होते हैं, वो भी बताया था मैंने, जैसे हाथ हिलाओ उनसे पानी निकलेगा, बोरिंग हैंडपंप। हाँ ठीक है ठीक है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का मकसद क्या है हमारा, हम लोग चाहते हैं ये लोग मैनेज करें। तो आप देखेंगे यहां पे एक सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट होता है, ये लोग मैनेजमेंट देखते हैं।
मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज वेस्टेड विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो खुद से कार्य नहीं कर सकती, तो उससे कार्य कराने का काम करते हैं मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह एंटर करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। सो हम ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्टर्स आर एजेंट्स ऑफ द कंपनी, बट हर शेयर होल्डर मेंबर एजेंट नहीं बनता, ना ही कंपनी एजेंट बनती है शेयर होल्डर्स की। सो ये म्यूचुअल एजेंसी यहां नहीं होता। आप सोच के देखो, रिलायंस ने कुछ काम किया तो मैं फंस गया क्या उसके कारण? तो नहीं। मैंने कुछ लफड़ा किया तो मैं रिलायंस को फंसा सकता हूं क्या कि नहीं ये भर के देंगे? तो नहीं। सो ये सब अलग हो गए, तो कंपनी अलग हो गई, हम अलग हो गए, कैप्स लर्निंग अलग हो गया। So, अगर हमने कुछ गड़बड़ की है हमारी जिम्मेदारी नहीं, कैप से कॉन्ट्रैक्ट है आपका, देख लेना आप लोग। हाँ, ऐसा डरो मत, ऐसा कुछ होगा नहीं। और एक और इंपॉर्टेंट फीचर है परपेचुअल सक्सेशन। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के आने जाने से। समझो अगर ये गचक गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसके शेयर्स चले जाते हैं इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी के नाम से। इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिट हो गए अपने आप। समझो ये चाहता है मैं अपने शेयर्स बेच दूं तो ये भी कर सकता है, इसको हम प्यार से बोलते हैं ट्रांसफर। तो ट्रांसफर इज अ वॉलेंट्री एक्ट, ट्रांसमिशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे इधर डेथ हुई, गप से ट्रांसमिशन कंप्लीट, तो एक व्यक्ति के शेयर्स उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाते हैं। इवन अगर इसकी डेथ हो गई डायरेक्टर्स की तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे और कंपनी वैसे ही चलते रहेगी। सबकी डेथ हो गई, पूरे के पूरे मेंबर्स गच के, पूरे के पूरे डायरेक्टर्स गच के, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो कंपनी चलते रहती है। सो अगर सबकी डेथ हो गई तो फिर कैसे चलेगी? सो फिर कंपनी चलती है, इनके शेयर्स ट्रांसमिट होंगे इनके नाम से, ये लोग सब मेंबर्स बनेंगे और नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे और फिर कंपनी चलते रहेगी। तो किसी के आने जाने जीने मरने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो कंपनी को कोई फीलिंग नहीं होती। तो फीलिंग तो मोमोज में होती है, फीलिंग समोसे में भी होती है। ठीक है, तो खैर, हाँ, तो ये जो लोग हैं इनके आने जाने से जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर एवर एंड एवर एंड एवर एंड एवर, यानी चलते रहती है। और इसका अलग व्यक्तित्व है, इसीलिए हम बेच भी सकते हैं। समझो कल चलकर आप बहुत बड़े सीए बन गए, आप हम लोग को बोलते हैं सर आप ये छोड़ दो, अब हम लोग इसको टेक ओवर करना चाहते हैं, तो हम आपको पूरी कंपनी बेच सकते हैं, आप वैसे के वैसे उस कंपनी को रन कर सकते हैं। हम अपनी शेयर होल्डिंग डायरेक्टरशिप आपको दे देंगे, आप ये कंपनी चला सकते हैं। तो परपेचुअल सक्सेशन है, अगर मैं गचक भी गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी रहेगी। सो कंपनी खत्म नहीं होती। ठीक है, सो ऐसा है। अब ये जो ओनर्स है ना, इनकी लायबिलिटी बहुत ही लिमिटेड होती है, इसको हम इसीलिए बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट से ये लोग बंध जाते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? दैट मीन्स मैक्सिमम लायबिलिटी अप टू अनपेड शेयर कैपिटल होती है। ये डिटेल में आगे समझेंगे। सो लिमिटेड लायबिलिटी यानी बिल्ली ने कम चाय लेके आई, लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, ठीक है। सो अप टू अनपेड शेयर कैपिटल, कभी कभी बहुत ही पांचट मारता हूं मैं, तो दिन होते हैं कोई कोई। ठीक है, सो अप टू अनपेड शेयर, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, वहां तक लायबिलिटी होती है। कैसी होती है आगे समझेंगे। ठीक है, कॉमर्स वालों को पता भी होगा, साइंस वालों के लिए सब नया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, सीखेंगे सब। अब आर्टिफिशियल पर्सन है, कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं, और हमने बोला अलग व्यक्ति है, तो इनके अलग एसेट और लायबिलिटी होते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन कैन ओन एसेट्स एंड इनकर लायबिलिटीज। सो खुद के एसेट और लायबिलिटी हो सकते हैं, इसके एसेट लायबिलिटी हमारे एसेट लायबिलिटी नहीं होते। जैसे मैंने बोला कैप्स की लायबिलिटी मेरी लायबिलिटी नहीं है, तो वो अलग है, मैं अलग हूं। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कोई एसेट है, रोल्स रॉयस खरीद लिए, तो मैं लेके नहीं आ सकता, वो आज मैं चलाऊंगा, सो मेरे को भगा देंगे, वो मेरे एसेट्स नहीं है, वो रिलायंस के एसेट्स हैं। सो कंपनी के एसेट्स लायबिलिटीज अलग होते हैं, व्यक्तियों के, ओनर्स के, डायरेक्टर्स के एसेट्स लायबिलिटीज अलग होते हैं। अब क्योंकि एसेट लायबिलिटी होंगे तो इनको साइन भी करना आना चाहिए, तो इसको लेकिन साइन कैसे करेगी? तो एक कॉमन सील होती है,
एक मेटल की सील होती है, वो सील को ऐसा लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली उस पर छप जाती है वो सील। रबर स्टैंप नहीं, अलग होता है, डिटेल में आगे बताऊंगा। ये अब ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कॉमन सील रखना तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टर साइन करके ये कार्य कर सकते हैं। और क्योंकि ये लोग एसेट लायबिलिटी होल्ड कर सकते हैं तो झगड़े भी हो सकते हैं, और इसीलिए इट कैन स्यू एंड बी स्यूड। तो इस पे केस फाइल किया जा सकता है और ये भी केस फाइल कर सकती है इन इट्स ओन नेम। जैसा कि मैंने बोला, अगर आपका कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा कैप्स के साथ तो आप कैप्स पे एक्शन ले सकते हैं, कैप्स आप पे एक्शन ले सकती है। हम लोग अलग है, हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ऐसे डरो मत, एग्जाम्पल्स हैं। अब ये कुछ चीजों को, बेसिक चीजों को ध्यान में रखते हुए हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं पार्टनरशिप और कंपनी के। ठीक है, और छोटी मोटी बातें हैं जो मैं आगे पढ़ाते पढ़ाते बता दूंगा। सो ये अभी अपना टॉपिक नहीं है, ये डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं जब कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ इसीलिए बताया क्योंकि डिफरेंस जानने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, नहीं तो कंपनी पता ही नहीं और डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो नहीं समझेगा। सो डिफरेंस बिटवीन जानने के लिए जितनी जरूरत है उतना हम यहां देखेंगे। हाँ, एक पॉइंट और छूट गया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हमेशा कंपलसरी होता है, ये हमेशा इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है, दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन के बाद बनती है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंपनी हमेशा एक रजिस्टर्ड एंटिटी रहेगी। सो सबसे पहले कंपनी के बारे में बताया, कंपनी इज अ लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, जबकि फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज ओनली अ कंपेडियस नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कलेक्टिव नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बोथ आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहला, फॉर्मेशन, कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट, जबकि पार्टनरशिप फर्म सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से बन जाती है, रजिस्ट्रेशन या कंपलसरी नहीं होता। हम अभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, रजिस्टर आप नहीं भी करते हैं तो चलेगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, फिर कॉन्ट्रैक्ट ओरली भी चलता है। सो रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, आप अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, एग्रीमेंट कर लो और पार्टनरशिप बन गई, तो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं होता। सो पार्टनरशिप is formed by mutual agreement of all the partners. Registration is not compulsory. लीगल स्टेटस, कंपनी एक अलग व्यक्ति विशेष है, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जबकि पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट डज नॉट हैव एनी सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। नंबर ऑफ मेंबर्स, कंपनी के केस में नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो मिनिमम, अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7, और अगर ओपीसी है, एक ओपीसी भी होती है, उसमें मिनिमम 1, उसका नाम ही है 1 पर्सन कंपनी, सो एक ही पर्सन मेंबर रहेगा। और मैक्सिमम की बात करें, सो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम हो सकते हैं 200 लोग, पब्लिक कंपनी में इनफाइनाइट, कितने भी हो सकते हैं। सर आप ये 8 को आधा क्यों लिख रहे हैं? अरे 8 नहीं है, इनफाइनाइट है वो, ठीक है। और ओपीसी में एक ही रहेगा, ठीक है। वहीं पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, नहीं सॉरी 50, 200 उसमें है 50, ठीक है। सो वही दिया है। सो ये आधा 8 नहीं है, इन्फिनिटी साइन है, इन्फिनिटी ऐसा बनाते हैं ना अपन, ये स्पिरिचुअलिज्म से आया है, बताया था मैंने आपको। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब है ऐसा है, एक सांप है वो अपनी पूंछ खा रहा है तो कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी में ऐसा माना जाता है। सो वो इसीलिए खत्म नहीं होगा, वो खाएगा, बड़ा बड़ा होगा, फिर खाते जाएगा, कम होते जाएगा, यानी उतना ही है, वो खत्म नहीं होगा वो प्रोसेस कभी। सो इसीलिए उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। एक सेकेंड, हेलो, एक सेकेंड, मेरे बाद किसकी क्लास है? मैथ्स है ना। तो आपकी स्टैट्स हो गई क्या, नहीं होने की है? वही कुछ टाइम टेबल का चेंज है, चलो देखते हैं।
पता लगेगा। हाँ, सो मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। क्या बोला गया है? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी इज 2 फॉर प्राइवेट अदर देन ओपीसी, ओपीसी के लिए 1 एंड 7 फॉर पब्लिक। देर इज नो मैक्सिमम लिमिट और नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में 200 रहेगा। बाद में पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, देखेंगे डिटेल में। कॉमर्स वालों को पता है, साइंस वालों के लिए सब नया है। फिर द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप इज 2 और मैक्सिमम इज 50 एज पर कंपनीज एक्ट। फिर लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कंपनी में जैसा कि मैंने बताया लिमिटेड लायबिलिटी होता है, तो लिमिटेड चाय लेके आएगी बिल्ली। यहां पे अनलिमिटेड चाय, जितना चाहिए तो उतना। अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सो अगर हम फर्म के पैसे से नहीं रीपे कर पा रहे तो हो सकता है कि कियारा अपने शादी के गहने बेच के पैसे लेके आ रही बेचारी, हो सकता है। सो पर्सनल एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं और पैसा लेके आना पड़ सकता है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इट एक्सटेंड्स इवन टू द पर्सनल एसेट्स, सिर्फ बिजनेस एसेट्स तक के नहीं रहती, ठीक है। सो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर की। एजेंसी, एजेंसी कॉन्सेप्ट जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ एक ही केस में होता है, कब? सो पार्टनरशिप में, बाकी कहीं भी म्यूचुअल एजेंसी नहीं होता, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, कंपनी में नहीं, एचयूएफ में नहीं, कहीं नहीं। सो शेयर होल्डर इज नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी नॉर ही इज द एजेंट ऑफ द अदर शेयर होल्डर्स। सो मैं अगर शेयर होल्डर हूं रिलायंस का तो मैं कंपनी को बाइंड नहीं कर सकता, साथ में दूसरे शेयर होल्डर्स को भी बाइंड नहीं कर सकता। लेकिन हर पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म एंड हिज पार्टनर्स फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। सो पार्टनर एजेंट होता है, म्यूचुअल एजेंसी यहां पे प्रेजेंट होती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर्स हम ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर्स। अगर मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, सो मैं अगर आज शेयर्स बेच देना चाहता हूं, सो मेरे को किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद डिसाइड करके बेच सकता हूं। सो मुझे ऐसा नहीं मुकेश भाई को पूछूं भाई बेच दूं क्या, बोलेंगे नहीं नहीं रखे रहो अभी, तो ऐसा नहीं रहता, वहां बेच सकते हैं अपन विदाउट द कंसेंट। हाँ, प्राइवेट कंपनी में कई बार कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो भी हम देखेंगे आगे। लेकिन पार्टनरशिप में अपना हिस्सा नहीं बेच सकते हम, क्योंकि भाई पार्टनरशिप तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट है। अगर कियारा दिशा को मेरे पे ट्रस्ट है, मैं अपना शेयर किसी और को बेच दूंगा तो उस पर थोड़ी उसको ट्रस्ट होगा। सो इसीलिए यहां पे हम अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते बिना सबसे पूछे। सब लोग बोलते हैं तो मैं ट्रांसफर कर पाऊंगा, नहीं तो मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता। सो नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर और इंटरेस्ट इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज को पार्टनर्स। स्टेबिलिटी यानी परपेचुअल सक्सेशन, तो कंपनी को स्टेबिलिटी प्राप्त होती है, अमर होती है, परपेचुअल सक्सेशन है। डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस, जबकि पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन दी डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ये खत्म हो जाती है अपने आप। ये भी आगे हम पढ़ेंगे, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो अनलेस अदरवाइज एग्रीड द जनरल रूल इज दैट द फर्म इज डिसॉल्व्ड, खत्म हो जाएगी। मैनेजमेंट, इन केस ऑफ कंपनी देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। शेयर होल्डर्स जो लोग पैसा लगाते हैं दे डू नॉट एक्चुअली टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जबकि पैसा उन्होंने लगाया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअली मैनेज करते हैं कंपनी को। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में देयर इज नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जो लोग पैसा लगा रहे हैं वही लोग मैनेज कर रहे हैं। सो अगर कियारा, दिशा और मैंने पैसा लगाया तो हम ही उस पर्टिकुलर फर्म को मैनेज करेंगे। इट इज मैनेज बाय द पार्टनर्स। पावर्स, कंपनी को पावर्स कहां से प्राप्त होते हैं? तो कंपनी के केस में एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम प्यार से बोलते हैं मुआ। अरे मुआ नहीं, यमओए, तो यमओए बोलते हैं इसको हम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो द जनरल पावर्स ऑफ द कंपनी आर रेगुलेटेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज डिफिकल्ट टू चेंज दी ऑब्जेक्ट्स। तो अगर कंपनी में हमने कंपनी का निर्माण किया है तो उसमें लिखा होगा क्यों बनाए हैं, उसको क्या काम करना है, ये सब चीज लिखी होती है, क्या पावर्स दिए गए हैं कंपनी को, ये सब चीजें कहाँ लिखी होती है? तो ये यमओए में लिखी होती है। मोए मोए, तो मोए 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 नहीं है, यमओए है। ठीक है, ठीक है। तो खैर, सो एमओए एक ऐसा डॉक्यूमेंट, डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी बहुत डिटेल में जाएंगे अपन, एमओए क्या होता है, पूरी क्लास लगेगी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर। सो उसमें लिखा होता है कंपनी क्यों बनाई गई है, उसको क्या करने के अधिकार है, क्या नहीं कर सकती, ये सब लिखा होता है, ठीक है।
So the general powers of the company are regulated by memorandum of association. So एक document है ये MOA जो है, it is a type of document. It is difficult to change the objects. जबकि पार्टनरशिप में यही चीज डीड में लिखी होती है. डीड regulates the mutual rights and duties of the partners. स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून. कानून में कुछ ऑब्लिगेशंस बताए गए हैं कंपनी लॉ में. सो अगर आप कंपनी चला रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारियों से आप बंधे होते हैं, जैसे कि आपको रेगुलर मीटिंग्स लेना है, ऑडिट करना है, अकाउंटिंग करना है, वो भी जैसा दिया है वैसा. अपने हिसाब से अकाउंटिंग नहीं कर सकते अपन. सो जैसा लिखा है, अगर उसमें फॉर्मेट दिया है, जैसे कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 है, तो वैसे ही अकाउंटिंग करना पड़ता है. पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है, आपको जैसा करना है करो. अकाउंटिंग भी अपने सुविधा के लिए करते हैं. इसलिए आपको शर्मा सर ने बताए भी होंगे शुरुआत में, जब अकाउंट्स अपन बनाते हैं तो वो अपन बोलते हैं जैसे डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, तो सर बोलते हैं अरे भाई वो नाम है, जैसे आपका नाम है, बस वैसे ही नाम है ये. सो फिर आप अकाउंट को चाहे जो चाहे नाम दे सकते हैं. ये भी सर बोलते हैं आप अकाउंट को जो चाहे नाम दे सकते हैं. तो ये बताते हैं सर, क्योंकि ये आपके लिए है. तो आप जैसा चाहें, गुड्स अकाउंट्स बोलते हैं, फिर परचेस सेल में कन्वर्ट कर देते हैं. शुरुआत में गुड्स अकाउंट से सिखाते हैं सर. सो समझ में जल्दी आता है. बताए होंगे ना ऐसा कुछ? नहीं, गुड्स आए, पैसा गया. सो वो सब बताते हैं सर. सो ये अपने लिए, इसीलिए आप नाम जो देना है दो. अकाउंट्स के जो नाम लिखना है लिख सकते हो आप. सो ऐसा कोई रूल नहीं होता. बट कंपनीज एक्ट में ऐसा नहीं है. कंपनीज एक्ट में रूल्स हैं. कंपनीज एक्ट में दिया है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यानी यही रहेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट यही रहेगा. सो वहां लिखा हुआ है. तो स्टैट्यूटरी कुछ ऑब्लिगेशन है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा. हाँ क्या हो गया? हाँ रिकॉर्ड मत करो. रिकॉर्ड किए बजाय इधर सर देखो, शशांक सर, अरे भाई वो नाम है. चलो ठीक है. देखो कितना गहरा इंपैक्ट पड़ता है ना सर का, एकदम सब अभी तक दिमाग में भरा हुआ है. जबकि मैं साइंस वाला हूं, ऐसा भी नहीं कॉमर्स वाला हूं, साइंस से आया था मैं. तो ठीक है मैं 0 पे था, कॉमर्स वाले माइनस में होते. ठीक है. सो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, company is required to comply with various statutory obligations such as compulsory audit यानी चेक करना पड़ता है अकाउंट्स, होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स, उनको रेगुलर मीटिंग्स लेना पड़ता है, एनुअल जनरल मीटिंग कंपलसरी होती है, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, कीपिंग ऑफ प्रॉपर अकाउंट्स बुक, प्रॉपर बुक्स बनाना है, रजिस्टर्स मेंटेन करना है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स वगैरह इस प्रकार के, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स, ऐसे बहुत सारे और उनको स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, लीगल ऑब्लिगेशंस पूरे करना पड़ता है. जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं है. दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन. इवन आप अगर अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो अपने आपस के लिए मेंटेन किए जा रहे हैं, उसमें कोई रूल नहीं है ऐसे ही बनाओ ऐसे ही लिखो. सो पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. इंटरेस्ट, मेंबर हैज नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. कंपनी की प्रॉपर्टीज में मेरा कोई अधिकार नहीं होता. जैसे कैप्स के बेंच वगैरह है, ये मेरे नहीं है, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं. ये बेचेंगे तो कैप्स को पैसा मिलेगा, मेरे को कोई उससे लेना देना नहीं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि रिलायंस की रोल्स रॉयस है, उनकी है, वो रिलायंस की है, तो मेरी नहीं है वो चीज. सो मेरा उसमें कोई अधिकार नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन पार्टनरशिप में ना जो भी हम खरीदते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट है. एक्चुअली इट इज कलेक्टिवली द को ओनरशिप. अगर हमने समझो एक कार खरीदा, हमने सोचे कि चलो शादियों एवं पार्टियों के ऑर्डर लेने जाना पड़ता है, कई बार वानठेला चलाते ना हम. सो एक वैन खरीद लिया हमने, वो वैन लेके जाते हैं, ऑर्डर वगैरह स्टॉल लगाते हैं. कई बार वैन में हम लोग पीछे डिक्की खोले और वहां चूना लगाना चालू. सो हमने एक वैन खरीद लिया. नाउ दिस वैन, ये जो वैन है ना, इसमें मेरा इंटरेस्ट है. सो एवरी पार्टनर हैज अ इंटरेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि इट इज नथिंग बट वो मिलके हम तीनों की वैन है. सो उसमें वो सेपरेट एंटिटी तो थी नहीं. सो वो जो वैन खरीदा है उसमें एक्चुअली हम तीनों जन ओनर हैं. सो पार्टनरशिप में पार्टनर का एक इंटरेस्ट होता है इन दी एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप, जबकि ऐसा नहीं होता इन केस ऑफ कंपनी. कंपनी में अ मेंबर डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. सो ऐसा है. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, और भी बहुत डिफरेंसेस हैं, बट आपको जितने बताए हैं उतने ही मैंने यहाँ कवर किया हूं, जितना मॉड्यूल में दिया है उतना. नहीं तो और भी बहुत डिफरेंसेस निकल सकते हैं. जैसे कंपनी कैन बी फॉर्म्ड नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए भी, लेकिन पार्टनरशिप कैन नेवर बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस. वो हमेशा प्रॉफिट के लिए बनाई जा सकती है, बिजनेस के लिए. तो ऐसे और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट इन पार्टनरशिप. ऐसा सब बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन अपने को जितना दिया है अपन उतना ही कवर किए हैं.
फिर अब ये हो गया पहला डिफरेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, ठीक है। फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। को ओनरशिप में दोनों जन मिलके ओनर है, और पार्टनरशिप में मेन फीचर तो एजेंसी है। म्यूचुअल एजेंसी अगर नहीं है तो हो सकता है को ओनरशिप हो, और को ओनरशिप ऑटोमेटिक भी बन सकती है। को ओनरशिप दोनों टाइप से बन सकती है, आइदर बाय कॉन्ट्रैक्ट और ऑटोमेटिकली। जैसे कि धीरू के गचकने पे उनकी प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस दो बेटों के नाम से आया, अनु और मुकु, ये दोनों को ओनर्स हैं। ये कैसे बना? ऑटोमेटिक, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। या फिर दूसरा एग्जांपल, मैंने और मेरी फ्रेंड इलू ने मिलके एक फ्लैट खरीदा, सो ये कैसे बना? तो बाय एग्रीमेंट। ये भी को ओनरशिप है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुई है। सो को ओनरशिप में अराइज आइदर बाय एन एग्रीमेंट और ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लेकिन पार्टनरशिप ऑलवेज अराइजेस आउट ऑफ एन एग्रीमेंट, इट कैन नेवर अराइज ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो को ओनरशिप लाइक जॉइंट परचेसर्स, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया इलू और मैं। को टेनेंट्स, साथ में दो जन रह रहे हैं, लिव इन रिलेशन, लिव इन जरूरी नहीं, साथ में रह रहे। को हेयर्स, जैसे अनु और मुकु को हेयर्स हैं, आर डिफरेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप। को ओनर्स भी शेयर कर सकते हैं प्रॉफिट, को ओनर्स में ऑल्सो शेयर प्रॉफिट बाय वर्च्यू ऑफ स्टेटस, बट स्टेटस के कारण एंड नॉट बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि अनु और मुकु को भी प्रॉफिट बट रहा है, बट उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, वो ऑटोमेटिकली आया है। सो धीरू के गचकने के बाद दोनों को आधा आधा बढ़ गया। सो यहां पे भी प्रॉफिट शेयर हो रहा है। जैसे कि मैंने और इलू ने अगर एक प्रॉपर्टी खरीद के किराए पे चढ़ा दिए, यहां भी प्रॉफिट शेयर हो रहा है, बट ये को ओनरशिप है, यहां म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग रहेगी। वही आगे दिया है, वन को ओनर इज नॉट द एजेंट ऑफ द अदर को ओनर, and co-owner may transfer his share to stranger, but partner cannot transfer his share without the consent of other partners. The following are main points of differences. पहला, formation. Partnership always arises out of a contract, जबकि co-ownership may arise either from agreement or by operation of law, such as by inheritance. Inheritance का मतलब है विरासत में प्राप्त होना, तो inheritance यानी विरासत। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, मस्ट हैव टू बी शेयर्ड, जबकि को ओनरशिप में जरूरी नहीं है। वहां पे हम चाहें तो शेयर करें, नहीं तो नहीं भी कर सकते। जैसे मैंने और इलू ने मिलकर फ्लैट खरीदे थे, अब उसको पैसे की जरूरत है, गरीब औरत है बेचारी, तो वो बोलती है कि शर्मा जी चलो इसको किराए पे चढ़ा देते हैं, पैसा आधा आधा बांट लेंगे। मैं बोलता हूं नहीं नहीं, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं, तू रख लेना। अब यहां पे मैंने पैसा नहीं शेयर किया, पूरा पैसा उसको दे रहा हूं तो भी चलेगा, तो यहां कंपलसरी नहीं होता कि पूरा पैसा हम लोग शेयर करें। सो अनु मुकु के बीच में अगर वो सोच रहे हैं चलो प्रॉफिट्स तू रख लेना पूरा, मुकेश बोल रहा है छोटे भाई को तू रख लेना, मैं दूसरा कुछ देख लूंगा, सो कर सकते हैं। सो को ओनरशिप में इट डज नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है, इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इट मे ऑल्सो इन्वॉल्व और मे नॉट इन्वॉल्व, सो दोनों हो सकता है। देन एजेंसी, जैसा कि मैंने चीख चीख के बताया, सिर्फ पार्टनरशिप में ये कॉन्सेप्ट होता है, अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, बट इन केस ऑफ को ओनरशिप, को ओनर इज नॉट द एजेंट ऑफ द अदर को ओनर, दोनों की अपनी अपनी ओनरशिप रहेगी। लीन, लीन का मतलब होता है राइट टू रिटेन द प्रॉपर्टी, सो रिटेन करने का अधिकार होता है। एक सेकेंड, जून, एक सेकेंड, एक बार मैं बात कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो पवन सर की क्लास नहीं है, उनको जाना पड़ रहा है, तो इसीलिए शायद आपके क्लास में सालवन सर फिर से प्रकट होंगे और मैं जून में प्रकट होऊंगा, ऐसा कुछ चल रहा है। एक सेकेंड में बात कर ही लेता हूँ पहले, क्या वो मैसेजेस चल रहे हैं मेरा ध्यान जा रहा है, उससे अच्छा एक बार क्लियर हो जाए तो हो जाता है। हेलो, हाँ सर, वो मैसेजेस पढ़ा मैंने, हाँ, तो 11 से कितने बजे तक रहेगी वो?
ठीक है ना, ले लूंगा मैं। हाँ ओके। हाँ बीच में किया मैंने, मैसेजेस आ रहे थे ना तो मैं बोला एक बार कंफर्म हो जाता। हाँ ओके। हाँ चलेगा, हाँ ले लूँगा। ओके। हाँ तो ऐसा है, तो आपके क्लास में फिर से सालवन सर आएंगे और मैं जाऊंगा जून में फिर से, वहाँ एक क्लास हो गई मेरी, फिर से जाऊंगा। ठीक है, सालवन सर के सामने बोलना क्या बोल रहे हो आप। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीन, लीन का मतलब जो दुबले पतले लोग होते हैं, नहीं वो नहीं, लीन का मतलब है राइट टू रिटेन द पोजीशन। पार्टनर्स को लीन प्राप्त होता है, जैसे कि समझो मैं अगर कोई खर्चा करता हूं फर्म के नाम से, मैंने कुछ खरीद के लाया, मैं पान सुपारी ये सब खरीद के लाता हूं, मैंने लाके फर्म में दिया, अब फर्म से बोलता हूं मेरे को इसका पैसा दे दो। अब कियारा दिशा मुझे पैसा नहीं देते, मैं बोलता हूं ठीक है पैसे देना बाद में लेना। सो प्रॉपर्टी भले फॉर्म के लिए लाया था, बट जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं उनको गुड्स हैंड ओवर नहीं करूंगा। सो अ पार्टनर हैज अ लीन इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी अंटिल ही इज पेड फॉर हिज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस और बाकी की भी चीजों की लीन मिलती है जो हम आगे पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज वाले चैप्टर में। ठीक है, सो पार्टनर को लीन मिलती है, हैज अ लीन, उसको लीन मिलती है ऑन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी फॉर आउटले एंड एक्सपेंसेस और लोन्स एडवांस टू द फर्म, जबकि को ओनर को ऐसी कोई लीन प्राप्त नहीं होती। And transfer of interest, a partner cannot transfer his interest in the firm to other persons without the consent of all the other partners, जबकि को ओनरशिप में मैं अपनी हिस्सेदारी किसी को भी बेच सकता हूं विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर को ओनर। सो अपना हिस्सा मैं सेल कर सकता हूं, दूसरे का नहीं बट खुद का हिस्सा। सो शेयर इन प्रॉपर्टी पार्टनरशिप मे बी ट्रांसफर्ड ओनली विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जबकि को ओनर खुद का हिस्सा ट्रांसफर कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर को ओनर। ठीक है, सो ये एक और डिफरेंस है। तो ये हो गई दूसरा कंपैरिजन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप का। ठीक है, सिंपल है एकदम। अब अगला पॉइंट, कोई डाउट है क्या यहां तक, पूछ लो, ऑनलाइन वाले भी देख लेते हैं। बच्चे कम ज्यादा होते रहते हैं, आज देखो यहाँ पे कम है थोड़े, जबकि आज बारिश भी नहीं, जिस दिन बारिश नहीं होती उस दिन कम होते हैं बच्चे, अजीब है। बारिश होती उस दिन कम होना चाहिए। ठीक है, बहुत कम नहीं है बट दिख रहे हैं थोड़े, बीच बीच में गैप दिख रहा है आज। यहाँ तो बीच में गैप रहते ही चाहिए, यहाँ आते ही नहीं बच्चे बीच के, पता नहीं। सो इनको दूर बैठना अच्छा लगता है, टीवी में देखेंगे ऐसा है, तो पास से ऐसा देखना पड़ेगा टीवी, जैसे फर्स्ट क्लास में मूवी देखते हैं। हाँ फर्स्ट क्लास में, आपने शायद नहीं देखे होंगे, आप तो मल्टीप्लेक्स के ज़माने वाले हैं। हम लोग कॉलेज से मैं बंक मार के आता था, मैं यानी और बाकी दोस्त लोग हम लोग बंक मारते थे। जैसे कॉलेज से नीचे उतरे तो सदर में 2 थिएटर थे, इतनी मूवी देखे वहाँ पे, लिबर्टी और स्मृति। लिबर्टी में ज़्यादा देखे क्योंकि वहाँ फर्स्ट था और सस्ते में मिल जाती थी टिकट। सो 10-10 रुपये में टिकट मिलती थी उस टाइम फर्स्ट की। हाँ फर्स्ट है एकदम सामने की सीट, यहाँ पे स्क्रीन है, अपन सामने की सीट में, ऐसा हीरो जा रहा तो यहाँ से ऐसा देखना पड़ रहा। हाँ एक्चुअल में ऐसे ही होता है, फर्स्ट में आप देखोगे ना कभी, ऐसे ही होता है, देखना पड़ता है, इधर से जाते हुए दिख रहा है वो, इधर देख रहे तो उधर क्या है पता नहीं। सो होता है एक्चुअल में। सो कभी आप आगे के सीट पे बैठोगे तो रियलाइज होगा ये। सो शायद आपने देखा नहीं होगा बट होता है ऐसा भी। चलो खैर ठीक है, चलो वापस आते हैं। सो पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली पे चर्चा करते हैं हम, फिर डाउट होंगे तो फिर देख लेंगे एक बार। सो जॉइंट हिंदू फैमिली का क्या मतलब है, इसी को हम प्यार से हुफ भी बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। तो हुफ नहीं है, HUF या जॉइंट हिंदू फैमिली एक ही चीज है। इसमें क्या होता है, जो सबसे सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है फैमिली का, इसको हम नाम देते हैं कर्ता, और इसके अंडर जो लोग रहते हैं, जैसे इसके बच्चे लोग होंगे, तो ये लोग भी इस फैमिली का हिस्सा है। इन लोगों को हम लोग को पार्टनर्स नाम देते हैं या मेंबर्स भी बोलते हैं। सो को पार्टनर्स, ये फैमिली अगर मिलके पूरा बिजनेस कर रही है, सो इसको हम HUF बोलते हैं, HUF का बिजनेस है। HUF के बिजनेस में इन लोग को प्रॉफिट शेयर होता है, जैसे जो भी ये बिजनेस में पैसा कमाएगा परिवार, ये परिवार सबको आधा आधा
रेशियो में बांट देगा, इक्वल प्रोपोर्शन में बांट देगा। जैसे ये जो करता है बाबा जी ये खुद, तो ये खुद अपना कुछ हिस्सा रखेंगे। जैसे अब यहाँ 100 रुपए कमाए तो 25 25 25 25 के रेशियो में इन लोग बांट लेंगे। सो इस रेशियो में ये लोग शेयर कर लेंगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सो ये जो है ये भी मिलके बिजनेस कर सकते हैं, फैमिली बिजनेसेस। सो इसको हम HUF नाम से बिजनेस मानते हैं। सो इसका भी कुछ फॉर्म है, कुछ ये है डिफरेंसेस हैं जो हम देखते हैं। पहली बात, HUF ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। जैसे ये व्यक्ति है, पहले अकेला था, सिंगल था, फिर वो मिंगल हो गया, यानी दूसरे कोई मिल गई, शादी वादी कर लिया उसने। उसके बाद फिर वैसे शादी कर लिया तभी HUF फैमिली बन गई। उसके बाद उसके बच्चे वगैरह है, तो सब मिला के एक परिवार है। तो ये ऑटोमेटिकली हो गया, ऐसा कुछ नहीं रजिस्टर करके इसमें कोई मेंबर बन रहा है, ऐसा नहीं बच्चा पैदा परिवार का हिस्सा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऑटोमेटिकली ही इज द मेंबर ऑफ दैट फैमिली। ठीक है, सो उसको अलग से कुछ ऐसा करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। बाय स्टेटस एक व्यक्ति परिवार का हिस्सा बनता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट। सो वही दिया है। देयर आर सम कॉमन फीचर्स इन द पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली। दोनों ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस है। पहला, मोड ऑफ क्रिएशन। पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट से ही बनेगी, कॉन्ट्रैक्ट से ही बनेगी, जबकि जॉइंट हिंदू फैमिली ये ऑपरेशन ऑफ लॉ से बनती है। एक व्यक्ति मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली बनता है बाय बर्थ। फिर डेथ। डेथ में अभी थोड़े टाइम पहले मैंने बताया था कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो फर्म वैसे बंद हो जाती है। ये आपका जनरल रूल है। लेकिन HUF में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझो ये व्यक्ति की डेथ हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, परिवार चलता रहेगा। समझो इसकी डेथ हो गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दूसरा सीनियर मोस्ट मेल मेंबर रहेगा ही विल बिकम द कर्ता। सो वो इसकी जगह ले लेता है और ये परिवार का बिजनेस वैसे के वैसे चलता रहता है। सो डेथ ऑफ पार्टनर से फर्म डिसॉल्व हो जाती है, जबकि डेथ ऑफ मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली डज नॉट गिव राइज टू डिसोल्यूशन ऑफ फैमिली बिजनेस। HUF की कंटिन्यूटी होती है टिल इट्स पार्टीशन, जब तक के बंटवारा नहीं होगा फैमिली वैसी के वैसे चलती रहेगी। म्यूचुअल एजेंसी एक ही केस में होता है, चीख चीख के बताया मैंने। सिर्फ पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, बाकी किसी भी केस में नहीं होती। यहां पे परिवार अगर बिजनेस कर रहा है तो ये चिंटू मिंटू पिंटू ये लोग कुछ भी करके फर्म को या परिवार को बाइंड नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ कर्ता को यह अधिकार होता है, तो वो पूरे परिवार का कर्ता धर्ता होता है, वही सब कुछ करता होता है, इसीलिए उसका नाम कर्ता होता है। फैक्ट यही है, तो इसीलिए उसका नाम कर्ता होता है, क्योंकि वो सब कुछ करता होता है। सो कर्ता नाम रख दिया उसका, तो उसके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। बाकी लोग इवन उसमें कुछ इंटरफेयर भी नहीं करते। बिजनेस चल रहा है, ये कर रहा है बिजनेस और पैसा सबको मिलते जा रहा है। इसमें कर्ता के पास पूरा एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है, 100%। सो पूरा कंट्रोल इसी के हाथ में होगा। सो कर्ता हैज द अथॉरिटी इन केस ऑफ HUF टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ HUF, जबकि फर्म में एवरी पार्टनर हैज दिस अथॉरिटी। मैनेजमेंट, वही अगला पॉइंट। जॉइंट फैमिली में सिर्फ कर्ता हैज द पावर टू मैनेज द बिजनेस, जबकि पार्टनरशिप में ऑल द पार्टनर्स हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। फिर हाँ, अब मैंने आपको जो बताया ये सब पुराने कानून हैं, अभी भी आपको कोर्स में वही दिए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये कर्ता है सीनियर मोस्ट मेल मेंबर। अब कानून में काफी बदलाव हुए हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के बाद। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ जो मेल मेंबर्स है वो लोग को पार्टनर होते थे, जो फीमेल है उसको कोई अधिकार नहीं मिलता था प्रॉपर्टी में। लेकिन बाद में अमेंडमेंट के बाद अब अगर ये व्यक्ति है, इसका भाई है, यानी समझो पिताजी, चाचा जी, बुआ जी, तो बुआ जी को भी उतना ही अधिकार है इस परिवार की संपत्ति में जितना चाचा जी और पिताजी का है। सो अब इक्वल राइट्स दिए गए हैं। सो महिला सशक्तिकरण की ओर जा रहे हैं हम, और अब इसीलिए इवन महिलाओं को पूरा अधिकार प्राप्त होता है HUF में। कॉन्सेप्ट वाइज अभी भी पुराना पढ़ाया जाता है, बट अल्टीमेटली चेंज हो चुका है। तो बुआ जी भी अब अपना अधिकार मांगने आ सकती हैं। सो उनको भी अधिकार है, ठीक है। हाँ, तो ये राइट है। और यही छोड़ो, इसके अलावा अभी रिसेंटली एक डिसीजन हुआ, जस्टिस नजमी वजीरी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हुआ, उन्होंने बोला कि इवन फीमेल मेंबर कर्ता बन सकती है। एक ऐसा केस हुआ था जिसमें एक परिवार था, उसमें एक बाबाजी थे, बाबाजी गचके। फिर अब बाकी लोग परिवार कंटिन्यू हो रहा है, फिर बोले नेक्स्ट मेल मेंबर कौन है, आ जाओ कर्ता बनने के लिए। तो वहां से आता है एक छोटा सा 8 साल का बच्चा,
इसको कर्ता बनाएंगे क्या 8 साल के छोटे बच्चे को? तो नहीं। तो कोर्ट ने बोला जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तो सीनियर मोस्ट फीमेल मेंबर विल बी दी कर्ता ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली। तो ऐसे भी डिसीजंस हो चुके हैं। सो हम काफी अभी विमेन एम्पावरमेंट की ओर जा रहे हैं और ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, अच्छी बात है, होना चाहिए। So the amendment in Hindu Succession Act entitled all adult members, फिर वो मेल हो या फीमेल हो, to become co-partners in a HUF. They enjoy equal rights of inheritance. Even विरासत में जो प्राप्त होगा सबको बांटा जाएगा ड्यू टू दिस अमेंडमेंट। एंड जो मैंने बताया ऑन 1 फरवरी 2016 जस्टिस नजमी वजीरी ने एक जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने बोला कि एल्डेस्ट फीमेल को पार्टनर भी कर्ता हो सकती है। सो ये इन्होंने डिसीजन दिया था। ठीक है, तो ये नोट में दिया है आपको। जनरल रूल में यही लिखना है, अगर कभी पूछा जाए स्पेसिफिक तो आप ये लिख सकते हैं। वैसे इनके डिफरेंसेस उतने पूछते नहीं, हम समझ जरूर रहे हैं, बट ऐसे बहुत क्वेश्चन नहीं आते इन पे। कभी आ भी सकते हैं, एक आध बार कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी, तो ऐसे आता है कभी कभी। ठीक है, फिर लायबिलिटी कितनी होती है? तो मैंने आपको बताया पार्टनरशिप फॉर्म में अनलिमिटेड होती है। सो हर पार्टनर को घर से भी संपत्ति लाना पड़ सकता है, लेकिन एचयूएफ में सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है एक्सेप्ट कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसके पर्सनल एसेट्स भी लेके आ सकते हैं फॉर पेइंग द डेट्स। सो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल, मिलके भी लायबल है और अकेले भी सब लोग जिम्मेदार हैं। जबकि लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ हिंदू फैमिली इज लिमिटेड एक्सेप्ट करता इज लिमिटेड, तो द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली एक्सेप्ट करता इज लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द बिजनेस ऑफ द फैमिली। दैट मीन्स कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है और बाकी के अदर मेंबर्स की लिमिटेड है। अरे लिमिटेड ऐसा है। फिर कॉलिंग फॉर अकाउंट्स, अगर एक जॉइंट फैमिली का पार्टीशन हो जाता है, मेंबर इज नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर द अकाउंट्स ऑफ द फैमिली बिजनेस। तो बंटवारे के टाइम वो अकाउंट्स वगैरह ये सब नहीं मंगा सकते, बट पार्टनर का तो ये राइट है, ही कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर अकाउंट्स ऑफ द अकाउंट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप में वैसे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, ये मैंने बताया, बट उसमें प्रावधान है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर नहीं किए तो कुछ तकलीफ भी होती है, जैसे आप केस फाइल नहीं कर पाओगे, अगर किसी ने हमको पैसा नहीं दिया तो हम उस पर एक्शन नहीं ले सकते। सो ऐसे बड़ी बड़ी तकलीफ होती है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन एचयूएफ में ना रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसमें रजिस्टर करने की कोई बात ही नहीं लिखी है कहीं, क्योंकि परिवार है वो तो ऐसे ही बन गया है। सो उसमें कोई रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। सो वही दिया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप वैसे जरूरी नहीं होता, बट ये एसेंशियल हो जाएगा अगर आप केस फाइल करना चाहते हैं तो। जैसा कि मैंने बोला, अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो केस फाइल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एक हिसाब से हम बोले तो इवन दो इट इज नॉट कंपल्सरी बट इट बिकम्स एसेंशियल, जरूरी हो जाता है ताकि आप केस फाइल कर सको। बट जॉइंट फैमिली में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इट नीड नॉट बी रजिस्टर्ड एट ऑल, तो उसमें रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया है कुछ। फिर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। जॉइंट फैमिली में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे बाबूजी हैं, इनके 10 लड़के हैं, ये 10 लड़के के और 10-10 लड़के हैं, तो ऐसे 100 हो गए, 1000 हो गए, कितने भी लोग इस परिवार का हिस्सा हो सकते हैं। अरे एग्जाम्पल है। सो कितने भी लोग इस परिवार का हिस्सा हो सकते हैं। इतना बड़ा परिवार है तो उसको जिला घोषित कर देना चाहिए, जिला ही है ना, इतने सारे लोग रहते हैं कोई कोई परिवार में। ठीक है, हाँ पड़ोस में रह रहे एक बाबा जी, उनके 6 बेटे, फिर वो 6 बेटे के और 3-3 4-4, पूरा परिवार मोहल्ला हो गया एक, तो होता है ऐसा कभी कभी। ठीक है, तो आपस में क्रिकेट टीम भी बन जाती है उनके एक। चलो जाने दो, क्या करना है, जाओ दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, माइनर कैन बी द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जबकि माइनर कैन नॉट बी द पार्टनर, क्योंकि पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स।
तैमूर का एग्जाम्पल दिया था मैंने। गवर्निंग लॉ, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट है, एचयूएफ के लिए हिंदू लॉ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। शेयर इन बिजनेस, शेयर इन पार्टनरशिप इज डिफाइंड, डिफाइन किया होता है बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। जैसे अगर हम लोगों ने बोल दिया कि हम 3 जन पार्टनर है, के, डी और एस, हमने बोल दिया कि कियारा का 25% का शेयर रहेगा, गरीब है, इसका भी 25% रहेगा और अपन 50% रखेंगे, इन्होंने एग्री कर लिया, तो ये शेयर डिफाइन हो गया, ये चेंज नहीं होगा जब तक कि हम लोग फिर से एग्री नहीं करते। लेकिन एचयूएफ में ना डिफाइंड नहीं होता, जैसे करता है, इनके 3 लड़के हैं, तो शेयर कितना हो गया इनका, सो इनका शेयर हो गया 25%, तो 25-25 के रेशियो में ये लोग पैसा बांट लेंगे। समझो इनको एक और लड़का पैदा हो गया, अरे तो ठीक है, तो अब शेयर कितना हो गया, 20, बस बस बस, समझो कोई गचक गया, शेयर कितना हो गया, 25, बस बस, ठीक है। सो शेयर कम और ज्यादा हो सकता है किसी की बर्थ और डेथ से। अगर किसी की बर्थ होगी तो शेयर कम हो जाएगा, क्योंकि उतना ही पैसा अब ज्यादा लोगों में बट रहा है, तो हर व्यक्ति को कम मिलेगा। अगर डेथ होगी तो शेयर बढ़ जाएगा, किसी की डेथ हो गई तो शेयर इंक्रीज हो गया। सो वही है, इसमें फ्लक्चुएट होते रहता है, जबकि पार्टनरशिप में इट इज फिक्स्ड। तो हमने डिफाइन कर दिया, इट इज डिफाइंड बाय एन एग्रीमेंट, जबकि एचयूएफ में द शेयर ऑफ को पार्टनर इज नॉट डेफिनेट, चेंज होता है। हिज इंटरेस्ट इज फ्लक्चुएटिंग विच इज केपेबल ऑफ बीइंग एनलार्ज्ड बाय डेथ, किसी की डेथ हुई तो बढ़ जाएगा शेयर, एंड डिमिनिश्ड बाय बर्थ, बर्थ हो गई तो कम हो जाएगा शेयर। सो ऐसा है। सो ये एक और कॉन्सेप्ट हो गया, एक और डिफरेंस हो गया बिटवीन एचयूएफ एंड पार्टनरशिप फॉर्म। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बहुत ही आसान। हाँ, उसको भी लीगल अडॉप्शन है तो वो भी परिवार का हिस्सा रहता है, ठीक है। शादी के बाद भी महिलाओं का हिस्सा रहता है, ये भी बता देता हूँ, महिलाओं के हित के लिए बता देता हूँ। सो शादी के बाद भी आपको आपके परिवार में संपत्ति में हिस्सा रहेगा। आपका भाई बोलेगा नहीं अब तू उस घर की है, तो चुप करा देना। सो हाँ, आपको अधिकार रहेगा। एक जैसे समझो गुप्ता जी का परिवार है, अब गुप्ता जी के एचयूएफ में ये महिला है, इसकी शादी हो गई दूसरे परिवार में, पांडे जी की। अब यहां बताओ, ये महिला अब इधर आ गई, तो मैंने जैसा बताया कि इसका अब अधिकार कहां पे है, तो अभी भी अधिकार इसका इसी परिवार में है। यहां भी क्लेम करे, यहां भी क्लेम करे, ऐसा नहीं होगा, दोनों जगह नहीं मिलता। सो उसको इस परिवार की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, ठीक है, यहां के नहीं, ठीक है। तो यहां इसका हस्बैंड जो रहेगा उसका अधिकार है। हाँ, उसकी डेथ के बाद जरूर मिलता है राइट, उसको और उसके बच्चों को फिर अधिकार मिलेगा, ठीक है। वो 2 अलग अलग टाइप की एचयूएफ होती है, वो डिपेंड करता है, दया भागा और मिताक्षरा, ऐसे अलग अलग टाइप होता है। कॉमर्स वालों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, साइंस वालों ने नहीं पढ़ा तो आपके काम का नहीं है, स्किप करो, अगले साल इनकम टैक्स में थोड़ा आपको जानकारी मिल जाएगी इसकी, तो एचयूएफ वगैरह की, ठीक है। तो ये है, तो ऐसा है, तो ये एक्स्ट्रा का हो गया, आपके काम का नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ठीक है। अब क्लब या सोसाइटी, तो क्लब यानी क्या होता है, क्लब यानी जहां अपन डांस वांस करने जाते हैं, नहीं वो नहीं, वो अलग होता है। यहाँ क्लब का मतलब है जैसे रोटरी क्लब, लायंस क्लब, ये जो चैरिटी वगैरह के लिए काम कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, या फिर सोसाइटी, सोसाइटी भी एक एसोसिएशन होता है, लेकिन इनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता। जैसे कि समझो एक हाउसिंग सोसाइटी है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो एक पर्टिकुलर जगह है, ये जगह पे हमने घर बनाए, बहुत सारे लोगों के घर है, जेठालाल है, फिर कौन कौन रहते हैं मेरे को पता भी नहीं, मैं देखता नहीं। और ये सोसाइटी है गोकुल धाम सोसाइटी, यहाँ पे एक फ्लैट भी हो सकता है, ये फ्लैट में और बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अब देखो ये सोसाइटी के अंदर खूब सारे मेंबर्स हैं, फ्लैट है, फ्लैट में भी लोग रह रहे हैं, यहाँ एक पानी की टंकी होंगी, यहाँ से पानी चढ़ाया जाता है, फिर लाइट लगी होगी यहाँ पे। अब अपने घर का बिल तो अपन भर देंगे, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, ये कॉमन चीज कहां से आएगी,
सो कॉमन चीज का खर्चा होता है, साथ में यहाँ पे एक गार्ड बैठा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड, एक बाई है झाड़ू पोछे के लिए आती है, यहाँ साफ सफाई होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं तो पता लगा यहाँ सीढ़ियों पे गंदगी पड़ी रहती है, साफ नहीं होता, तो इसीलिए एक बाई को रखा है, वो साफ सफाई करती है रोज। अब इनको भी पैसा देना है, इसको 8-10 हजार रुपए देते हैं, इसको 10-12 हजार देते, सो इनको भी तो पैसा चाहिए। सो ये कहाँ से आएगा? तो इन लोग इसीलिए ये सोसाइटी को रजिस्टर करते हैं और इसके फिर मेंबर बनते हैं। मेंबर बन के इन लोग की कमिटी क्रिएट होती है, हर व्यक्ति एक परिवार से, हर एक परिवार से एक एक व्यक्ति जुड़ता है और एक एक व्यक्ति उसका मेंबर कहलाता है। मेंबर बनने के बाद इलेक्शन करके इन लोग एक कमेटी का निर्माण करते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होगा, सेक्रेटरी होगा, ट्रेजरर होगा, ऐसे सब पोस्ट क्रिएट होती है। और फिर इन लोग सबसे पैसा इकट्ठा करते हैं, मान लो सबसे 2-2 हजार रुपए जमा कर रहे हैं। अब 1 लाख लोग हैं, बहुत ज्यादा हो गया 1 लाख सो 10 लोग हैं, 10 लोग हैं तो 20,000 रुपए जमा हो गया। अब वो 20,000 रुपए में ये लोग क्या करेंगे? तो ये बाई की सैलरी हो गई, गार्ड की सैलरी हो गई, फिर कॉमन खर्चे हो गए, यहाँ लाइट लगी है, लिफ्ट का खर्चा है, नहीं तो पता लगता है कोई कोई फ्लैट में लिफ्ट ही बंद रहती है क्योंकि लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे मेंटेनेंस में, तो लिफ्ट का पैसा दे नहीं रहे तो नहीं चल रही। इसलिए कॉमन एमिनिटीज के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, तो ये लोग इसीलिए क्लब, सोसाइटी ऐसा रजिस्टर करते हैं। सोसाइटी का मकसद क्या है? इन लोग सिर्फ मेंबर्स के लिए काम कर रहे हैं, ये जितने भी मेंबर्स हैं मेंबर्स से ही पैसा लेते हैं और मेंबर्स के बेनिफिट के लिए वो पैसे का खर्चा किया जाता है। ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया है सोसाइटी, ये सोसाइटी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ मेंबर्स बनी है कि जो भी कॉमन चीजें हैं उसमें सब लोगों को जो भी कॉमन एम्यूनिटीज है उसमें सब लोगों को एक लिमिटेड अमाउंट कंट्रीब्यूट करके पेमेंट देना पड़ता है। सो ये क्लब्स वगैरह का मेन एम पैसा कमाना नहीं होता, जबकि पार्टनरशिप का तो मेन एम ही बिजनेस होता है। सो वही दिया है, पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम क्लब और सोसाइटी। इन केस ऑफ अ क्लब और अ सोसाइटी द 2 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, पहली चीज इंटेंशन टू शेयर प्रॉफिट, ये नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट कमाना उसका एम ही नहीं होता। दूसरी चीज म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। So and the intention to constitute one member as agent for another member are lacking. तो ये 2 फीचर इसमें नहीं होते क्लब में, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड एजेंसी। The following are the important points of distinction. पहला, meaning club or society is an association of person formed with the object but to promote some beneficial purposes such as improvement of health, जैसे कि रोटरी क्लब हो गया, प्रोवाइडिंग रिक्रिएशन फॉर मेंबर्स, इस प्रकार से काम करते हैं। रोटरी क्लब देख लो या कोई लायंस क्लब हो गया, तो ये सब क्लब का क्या काम है? इनका काम पैसा कमाना नहीं है, ये लोग मेंबर्स को सर्विसेज देते हैं, उनसे कुछ एक मेंबरशिप फीस लेंगे, उन लोगों से मीटिंग होती है, जान पहचान होती है, ये सब मेन एम होता है उनका, तो हम लोग का कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हैं उससे, तो ये सब चीजों के लिए इससे जुड़ा जाता है। पार्टनरशिप इज ऑल्सो एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन बट formed for earning profits from business carried on by all or any of them acting for all. These persons share profits so earned as per their agreement. Relationship, अब ये बकवास है। The person forming club or society are called members while the person forming partnership are called partners. Members of club are not the agent of the other members. अगर मैं रोटरी क्लब का मेंबर हूं तो मैं अपने कार्य से रोटरी क्लब या बाकी के मेंबर्स को बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, अ मेंबर हैज नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लब और सोसाइटी, तो मेंबर का कोई अधिकार नहीं होता, रोटरी क्लब के पास कितने एसेट है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, जबकि पार्टनर हैज द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन, पार्टनर के डेथ वगैरह से फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, बट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर क्लब वगैरह डिसॉल्व नहीं होते, क्लब या सोसाइटी डिसॉल्व नहीं होती। जैसे मैं अगर गचक गया तो रोटरी क्लब बंद नहीं हो जाएगा, वो चलता रहेगा, तो उसको भी परपेचुअल सक्सेशन प्राप्त होता है। सो ऐसा है। और लास्ट डिफरेंस है पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन। अब एसोसिएशन यानी वैसे एक कॉमन वर्ड हो गया, पार्टनरशिप इज ऑल्सो एन एसोसिएशन, कंपनी इज ऑल्सो एन एसोसिएशन, क्लब भी एसोसिएशन है, तो दिया ही है, देखो ऊपर दिया ही है कि क्लब क्या है, इट इज ऑल्सो एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जहां भी लोग जुड़ते हैं दैट इज एन एसोसिएशन। सो एसोसिएट होने का ही मतलब है जुड़ना, सो ये सब एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। सो अब नॉर्मल कोई एसोसिएशन है जिसमें हम प्रॉफिट कमाने का एम नहीं है, उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, वो नॉर्मल एसोसिएशन हो सकता है। जैसे समझो आप अपने शहर में कोई
पर्टिकुलर इवेंट करवाना चाहते हैं, आप 4 दोस्त हो दूसरे शहर से, आप चाहते हैं कि सीए का 1 डे रिवीजन हो जाए अपने शहर में, तो आप हम लोगों को बोलते हैं सर आप आके थोड़ा पढ़ा दोगे क्या? आप लोगों ने मिलके पूरा खर्चा किया, एडवर्टाइजमेंट किया, जगह का अपने डिसीजन लिया कहाँ लेना है, ये सब सेमिनार वगैरह। यहां पे भी आप 4 लोग मिलके काम कर रहे हो, तो ये क्या है, ये एक एसोसिएशन है, ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। तो ये एसोसिएशन में आपका एम पैसा कमाना नहीं है, आप बस स्टूडेंट्स की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट करना है अपने को नागपुर में, 5 दोस्त लोग मिलके पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये भी एक एसोसिएशन है, बट ये भी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। सो वही है, एसोसिएशन इवॉल्व होता है किसी भी कारण से, जैसे कि सोशल क्लॉज वेयर देयर नीड नॉट बी अ मोटिव टू अर्न एंड शेयर द प्रॉफिट्स। फर्दर देयर में नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। Meaning, partnership means and involves setting up relation of agency between 2 or more persons who have entered into business for gains with the intention to share the profits. तो यहाँ sharing of profit compulsory है. Association evolves out of social clause and it does not necessarily have the motive to earn or share profits. Intention is not to enter in the business for gains. एग्जाम्पल, पार्टनरशिप टू रन अ बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट, पार्टनरशिप है। और मेंबरशिप एसोसिएशन में मेंबर्स ऑफ चैरिटेबल सोसाइटी, रिलीजियस एसोसिएशन या इंप्रूवमेंट स्कीम, बिल्डिंग कॉरपोरेशन, ऐसे सब। तो ये सब चीजें जो रहती हैं ये सब एसोसिएशन कहलाएगी। जैसे पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन, पार्टनरशिप नहीं है वो। रिक्शा चालक, ऑटो रिक्शा चालक एसोसिएशन, पार्टनरशिप नहीं है वो, ठीक है। तो ये भी एसोसिएशंस हैं, बट इनका काम भी पैसा कमाना नहीं है, ये अपने बिजनेसेस को बढ़ावा देना, ये सब चीजों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एसोसिएशन बहुत ही जनरल वर्ड है, तो वैसे ये डिफरेंस रखना नहीं चाहिए, अब कोर्स में दिया इसीलिए अपन ने लिया, क्योंकि सभी एसोसिएशन है, पार्टनरशिप भी एसोसिएशन है, क्लब भी एसोसिएशन है, सोसाइटी, कंपनी, सब एसोसिएशंस में ही कवर होते हैं। सिर्फ एचयूएफ का एसोसिएशन नहीं बोलते क्योंकि अपने आप क्रिएट हुआ है, वो जुड़ के लोग जुड़े ऐसा नहीं हुआ, वो ऑटोमेटिकली पहले से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डाउट? ठीक है, अगली क्लास में बढ़ेंगे आगे। फिर इसमें ध्यान रखो, ये वाला क्वेश्चन आता है कई बार, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इसमें थोड़ा डीप में दिए आंसर्स, एसेंशियल्स वगैरह तो ठीक है। इसमें कंक्लूसिव टेस्ट क्या है, कंक्लूसिव एविडेंस क्या है, कौन कौन से केस में पार्टनरशिप नहीं होगी इवन इफ देयर इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सो ये है। फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज प्राइमा फेसी एविडेंस बट नॉट कंक्लूसिव, तो व्हाट इज द कंक्लूसिव टेस्ट? तो ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे आपको। वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म, या पर्सन पार्टनर है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? ये सब वही ट्रू टेस्ट के ऊपर ही दिया हुआ है, ठीक है। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, डिस्कस, तो ये भी वही है, ट्रू टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है। सो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप ये काफी बार पूछते हैं, मैंने बताया बहुत कम बार आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा डिफरेंस बिटवीन वाले, बट दिखते हैं ऐसे भी कभी कभी, ठीक है। सो अगली क्लास में इसके आगे की चर्चा चालू करेंगे, तो अभी क्लास को हम कंक्लूड करते हैं। चलो, थैंक यू।